Okay, let's begin the theory of dipole antenna. तो dipole antenna is the example of linear wire antenna. तो हम सबसे पहले ये सीखते हैं कि dipole antenna हम कैसे बनाते हैं. Let's take a transmission line and this transmission line is connected with source. अच्छा देखिए सोर्स के साथ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे. और ये क्या है, लैम्डा है. लैम्डा कैसे कैलकुलेट करते हैं, C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा वाले फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं. तो यदि मैंने इसको ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कहा तो इसको मैं क्या कहूँगा, ऑपरेटिंग वेवलेंथ कहूँगा. अच्छा, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ये कैसी ट्रांसमिशन लाइन है, 2 वायर पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन है. अच्छा, इसमें देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया अलोंग इट्स लेंथ सेम है पहले कंडक्टर का, दूसरे कंडक्टर का भी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सेम है अलोंग इट्स लेंथ. अच्छा, दोनों कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या सेम है अलोंग इट्स लेंथ, हाँ है. तो हम ऐसे ट्रांसमिशन लाइन को क्या कहते हैं, बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं. अच्छा देखिए, ट्रांसमिशन लाइन एक तरीके का गाइडिंग स्ट्रक्चर होता है. ट्रांसमिशन लाइन गाइड्स द एनर्जी अलोंग इट्स लेंथ. अच्छा, ये क्या कहलाता है, सोर्स इंड कहलाता है. ये क्या कहलाता है, लोड इंड कहलाता है. आप देखिए लोड इंड क्या है, ओपन सर्किटेड है. तो ट्रांसमिशन लाइन में एक पैरामीटर जिसकी हम बात करते हैं एस, स्पेशियल इम्बैलेंस कंडीशन. ये क्या कहते हैं कि एस इज़ वेरी वेरी लेस देन लैम्डा. यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं कि ये ट्रांसमिशन लाइन कैसा होगा, गाइडिंग स्ट्रक्चर होगा. लेकिन ये कंडीशन यदि ब्रेक हो जाए, मान लीजिए एस इज़ इक्वल्स टू लैम्डा हो जाए, तो क्या ये कंडीशन ब्रेक हो गई, हाँ बिल्कुल हो गई. तो क्या ये गाइडिंग स्ट्रक्चर रह जाएगा, नहीं, ये फिर गाइडिंग स्ट्रक्चर नहीं रहेगा. ट्रांसमिशन लाइन में साथ साथ ये भी बात करते हैं कि इसे फॉरवर्ड पाथ कहते हैं, इसे बैकवर्ड पाथ कहते हैं. तो फाइनली ओवर एंड ऑल हम ये कह सकते हैं इट इज़ अ बैलेंस्ड ट्रांसमिशन लाइन. और इसे दूसरे क्या कह सकते हैं, पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन. क्या मैं इसे ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन बोल सकता हूँ, हाँ मैं बोल सकता हूँ. क्यों, क्योंकि इसका ओपन जो इंड है, जो लोड है वो क्या है, ओपन सर्किटेड है. तो ओपन सर्किट है तो इस चीज़ का मतलब क्या है, यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, ओपन सर्किट पे 0 होगी. ओपन सर्किट पे किसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होती है. तो फॉरवर्ड पाथ में जो करंट कैसी ट्रेवल होती है, सोर्स से लोड की तरफ. रिटर्न पाथ में करंट कैसे फ्लो करती है, लोड से सोर्स की तरफ फ्लो करती है. तो ये फॉरवर्ड पाथ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रिटर्न पाथ हो गया. मैंने यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है. आप मेरे एंटीना के बेसिक लेक्चर में देखना, ये मैंने पहले भी एक बार एक्सप्लेन किया है. अच्छा, मुझे यदि इस गाइडिंग स्ट्रक्चर को, यदि मुझे रेडिएटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो मुझे इस कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, स्पेशल बैलेंस की कंडीशन को ब्रेक करना पड़ेगा. तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा देखिए ये क्या एक वेवलेंथ, ये हाफ ऑफ द वेवलेंथ है क्या, बिल्कुल है. क्या ये एक हाफ ऑफ द वेवलेंथ है, बिल्कुल है. यहाँ से लेके पॉइंट ए डैश से लेके बी तक जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, लैम्डा बाई 4. ए से बी तक की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, लैम्डा बाई 2 होगी. अच्छा, मैं क्या करता हूँ, पॉइंट ए डैश से बी मैं इसको क्या कर देता हूँ, फ्लेयर कर देता हूँ. फ्लेयर करने का मतलब क्या है, इसको ऊपर की तरफ मोड़ देना. पॉइंट ए डैश से बी तरफ, पॉइंट ए डैश से बी हमने क्या किया, इसको ऊपर की तरफ मोड़ दिया. पॉइंट बी डैश से डी हमने नीचे की तरफ मोड़ दिया. तो ये देखिए पॉइंट बी डैश से डी मैंने नीचे की तरफ मोड़ दिया, पॉइंट ए डैश से बी मैंने ऊपर की तरफ मोड़ दिया. अच्छा, यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, करंट कहाँ से आ रही है, करंट ए डैश से बी की तरफ आ रही है क्या, करंट ए डैश से बी की तरफ आ रही है, ठीक है. यहाँ पे करंट डी से बी डैश की तरफ जा रही है, करंट डी से बी डैश की तरफ जा रही है. तो यहाँ पे आप देखिए ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो कितनी थी, लैम्डा बाई 4. ये जो लेंथ है बी डैश से डी वो भी कितनी थी, लैम्डा बाई 4. ये जो टोटल लेंथ होगी वो कितनी होगी, लैम्डा बाई 2 हो जाएगी. साथ साथ आप एक चीज़ और देखिए,
क्या पॉइंट बी पे मैं यहाँ पे पॉइंट बी पे करंट मिनिमम है, देखिए पॉइंट बी पे करंट मिनिमम है, तो यहाँ पे कौन सा टर्मिनल था, ओपन सर्किट टर्मिनल था। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट बी डैश पे यदि ओपन सर्किट टर्मिनल है तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे वी मैक्स लिख दिया है। अच्छा, इसी तरीके से पॉइंट डी पे देखिए, पॉइंट डी पे करंट क्या है, मिनिमम, तो करंट मिनिमम। डी पे क्या है, ओपन सर्किट है, तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज कैसा होगा, मैक्सिमम। तो मैंने वोल्टेज को क्या लिख दिया, मैक्सिमम लिख दिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गाइडिंग स्ट्रक्चर एंड रेडिएटिंग स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा, ये ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन इज अ गाइडिंग स्ट्रक्चर एंड इट गाइड्स द एनर्जी अलोंग इट्स लेंथ। ये लेंथ के अलोंग अपने जो वोल्टेज और करंट वेव होती है उसको क्या करता है, गाइड करता है। लेकिन जो हमारा ये जो सेक्शन बन गया, दिस सेक्शन इज नोन एज एंटीना सेक्शन। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, रेडिएट करना है। क्या ये गाइडिंग स्ट्रक्चर है, आंसर इज नो। ट्रांसमिशन लाइन और एंटीना में यही डिफरेंस होता है। ट्रांसमिशन लाइन गाइडिंग स्ट्रक्चर है, एंटीना गाइडिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये रेडिएटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं, क्या ये बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन है, बिल्कुल है। यहाँ पे जो एक एंटीना बना है वो कौन सी ट्रांसमिशन लाइन से बना है, बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन से बना है। इसलिए ये जो एंटीना होगा ये भी किस नेचर का होगा, बैलेंस्ड नेचर का होगा। तो आपके सामने ये जो एंटीना बना है इसी को हम बोलते हैं डाइपोल एंटीना बोलते हैं। तो क्या डाइपोल एंटीना वायर के थ्रू बना, बिल्कुल बना। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, लीनियर वायर एंटीना बोलते हैं। तीसरी बात इसमें ध्यान रखिए कि ये स्ट्रक्चर रेडिएटिंग तब बना जब मैंने फ्लेयरिंग करी। अच्छा, मान लीजिए फ्लेयरिंग नहीं करूं, मान लीजिए फ्लेयरिंग नहीं करूं तो क्या ये स्ट्रक्चर रेडिएट करेगा, आंसर इज नो। देखिए क्यों, यहाँ से जो भी एनर्जी आएगी ओपन एंड से क्या हो जाएगी, पूरी कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है ये आगे चल के हम देखेंगे। तो डाइपोल एंटीना इज नथिंग बट इट्स अ लीनियर वायर एंटीना, क्योंकि ये वायर से बना हुआ है। ट्रांसमिशन लाइन ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के मॉडिफिकेशन से बना हुआ है। दूसरी बात हमने क्या ऑब्जर्व करी, ये एक बैलेंस्ड एंटीना है, बैलेंस स्ट्रक्चर है, बिल्कुल है, क्योंकि ये बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन से बना हुआ है। तीसरी बात हमने क्या ऑब्जर्व करी, इसके एंड पर जो होगा करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, वोल्टेज कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। यदि मान लीजिए मैंने ए डैश और बी डैश पॉइंट से इसको फ्लेयर कर दिया, मतलब मोड़ दिया, तो मुझे ये इस एंटीना की लेंथ कितनी दिखेगी, λ/2 दिखेगी। चलिए आगे और समझते हैं इसे। मान लीजिए आप, ये एक दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये एक ट्रांसमिशन लाइन है। क्या ये ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन है, बिल्कुल है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन है, बिल्कुल है। अब इस बार मैंने ए और सी से क्या किया, फ्लेयर किया। तो चलिए ए से ऊपर की तरफ मोड़ दिया, सी से नीचे की तरफ मोड़ दिया, तो ऐसा दिखेगा क्या। देखिए अब करंट को देखिए कैसे जा रहा है, क्या बी डी टर्मिनल ओपन सर्किट है, बिल्कुल है। अच्छा देखिए करंट कहाँ से कहाँ जा रही है, ए से बी की तरफ। तो देखिए यहाँ पे करंट ए से बी की तरफ जा रहा है। यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, डी से सी की तरफ। तो देखिए करंट डी से सी की तरफ। अच्छा ये कितना वेरिएशन है, ये कितना, हाफ ऑफ द वेवलेंथ है, λ/2 है। ये कितना वेरिएशन है, हाफ ऑफ द वेवलेंथ है। तो इस एंटीना की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, λ/2 प्लस λ/2 यानी लैम्डा हो जाएगी। फिर से वही देखिए, ये क्या है, ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है, ये क्या है, ऑपरेटिंग वेवलेंथ है। इसको इसी तरीके से बोलना है। अच्छा हमने फ्लेयरिंग ए से जब की, ए से जब मोड़ा तो इसे डायरेक्टली 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। अच्छा एक सवाल ऐसा भी तो हो सकता है कि 90 डिग्री से रोटेट ना करके कुछ एंगल से रोटेट करें। तो चलिए इस बार मैंने पॉइंट ए से कुछ डिग्री पे रोटेट कर दिया, पॉइंट सी से कुछ डिग्री पे रोटेट कर दिया। चलिए इसको कौन सा पाथ बोलते हैं, फॉरवर्ड पाथ। इसको कौन सा पाथ बोलते हैं, बैकवर्ड पाथ। रिकॉल पिछले पेज में मैंने पढ़ाया था। चलिए ये करंट कुछ एंगल बना रही थीटा। चलिए मैंने इस करंट को बनाया,
क्या इसके दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं? हाँ, आई साइन थीटा, आई कॉस थीटा, ब्रेक कर दिया। इस करंट को देखिए, इस करंट में ये करंट ऐसी आ रही है, ये ऐसी करंट आ रही है, ये एंगल कितना बना रही है? थीटा। इसको मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और ये थीटा मैंने लिख दिया। क्या इस करंट को के कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं? हाँ, आई कॉस थीटा इस तरफ, आई साइन थीटा ऊपर की तरफ। अच्छा, इन दोनों को यदि मैं मिलाऊं तो देखिए आई साइन थीटा तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन आई कॉस थीटा क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर करंट का क्या हो रहा है? कैंसिलेशन हो रहा है। लेकिन इस केस में देखिए, यदि इसको 90 डिग्री फ्लेयर कर दिया, 90 डिग्री फ्लेयर कर दिया, पूरा ऐसा घुमा दिया, तो क्या करंट का कैंसिलेशन होगा? दोनों देखिए, दोनों करंट कैसी हैं? ऊपर की तरफ। किसी भी तरीके का कैंसिलेशन हो पाएगा? नहीं। तो अब मेरा सवाल यह है, इनमें से कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा? तो ये वाला ज़्यादा इफेक्टिव रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा, ये वाला कम रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का करंट का कैंसिलेशन नहीं है, इसमें करंट का कैंसिलेशन है। जहाँ पे करंट का कैंसिलेशन हो जाए वहाँ पे इफेक्टिव रेडिएशन कम मिलेगा। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। चलिए, मैंने आपके सामने 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर्स बना दिए। चलिए देखिए, ये एक एंटीना है, सपोज दैट। क्या ये ओपन सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन है? हाँ है। क्या ये बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन है? हाँ है। लेकिन इसका एंड क्या है? ओपन सर्किट है। तो यहाँ पे इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी। ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस भी इनफाइनाइट होता है। अच्छा, सवाल ये है कि क्या ये स्ट्रक्चर रेडिएट करेगा? आंसर इज नो। ऐसा क्यों नहीं करेगा? अब देखिए, ट्रांसमिशन लाइन का एक एंड किससे कनेक्टेड है? सोर्स से। दूसरा एंड ओपन सर्किटेड है। ट्रांसमिशन लाइन कैसा स्ट्रक्चर होता है? गाइडिंग स्ट्रक्चर होता है। सोर्स से लोड की तरफ चलने वाली वेव को क्या कहते हैं? फॉरवर्ड वेव कहते हैं। और लोड से सोर्स की तरफ चलने वाली वेव को क्या बोलते हैं? बैकवर्ड वेव कहते हैं। मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 है। इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस फॉर्मूला से। ये मेरे ट्रांसमिशन लाइन के वीडियो लेक्चर में आप देख लेना। तो गामा L इजिकल टू ZL माइनस Z0 ओवर ZL प्लस Z0। ZL की वैल्यू यदि आप इन्फिनिटी रख दीजिए और इसको सॉल्व करिए लिमिट लगाकर, तो क्या गामा L की वैल्यू 1 आएगी? इस चीज़ का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन कैसा हो गया? 1 हो गया। रिफ्लेक्शन 1 हो गया। इस चीज़ का मतलब ये है कि यहाँ से जो भी वेव आ रही है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। क्या ये मिरर की तरीके से काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। जो भी वेव आई पूरी रिफ्लेक्ट बैक हो गई। मतलब कि एनर्जी जो है, एनर्जी विल बी कन्फाइंड विद इन द स्ट्रक्चर। तो क्या ये स्ट्रक्चर रेजोनेटर की तरीके से काम कर रहा है? हाँ, रेजोनेटर की तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि इसमें एनर्जी पूरी कन्फाइंड है विद इन द स्ट्रक्चर। अब सवाल यह है, क्या एंटीना नंबर 2 रेडिएट करेगा? बिल्कुल करेगा। ये ट्रांसमिशन लाइन है और ये एंटीना सेक्शन है। तो ये एंटीना सेक्शन है, तो इसमें क्या करंट का कैंसिलेशन होगा? हाँ होगा। क्या इसमें फ्लेयरिंग थोड़ा सा ज़्यादा की है? क्या इसमें करंट का कैंसिलेशन होगा? हाँ बिल्कुल होगा। लेकिन चौथे नंबर के केस में क्या करंट का कैंसिलेशन होगा? नहीं होगा। पांचवें नंबर के केस में क्या करंट का कैंसिलेशन होगा? बिल्कुल हो जाएगा इस बार करंट का कैंसिलेशन। क्योंकि करंट जो है ये इस वर्टिकल एक्सिस से कुछ एंगल बना रही है, थीटा बना रही है तो करंट का कैंसिलेशन जरूर हो जाएगा। तो क्या बात समझ में आई? इस पूरे खेल में एक बात समझ में आई कि we can make dipole antenna after the flaring of the transmission line, or you can say your dipole antenna is nothing but it's a modified version of the open circuited transmission line. ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन को यदि मैं मॉडिफाई करूंगा तो मेरा डाइपोल एंटीना बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सवाल यह है, इनमें से सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली कौन रेडिएट करेगा? नंबर 1 2 3 4 और 5। तो मेरा आंसर है 4। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रेडिएशन ये प्रोड्यूस करेगा। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर रेडिएट नहीं करेगा? तो मेरा आंसर है 1। ये किसकी तरीके से काम करेगा? रेजोनेटर की तरीके से काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि एनर्जी विल बी कन्फाइंड विद इन द स्ट्रक्चर है।
यहाँ पे रिफ्लेक्शन कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो गया, मतलब ये जो टर्मिनल है किसकी तरीके से काम कर रहा है, मिरर की तरीके से काम कर रहा है, इसलिए एनर्जी विल बी ट्रैप्ड विद इन द स्ट्रक्चर। चलिए अब दूसरे, तीसरे और पांचवें नंबर की बात करते हैं। दूसरा, तीसरा, पांचवा, इनमें क्या करंट का कैंसिलेशन होगा? हाँ बिल्कुल होगा करंट का कैंसिलेशन। तो क्या ये इफेक्टिवली रेडिएशन प्रोड्यूस करेंगे? आंसर इज नो। सो द फाइनल कंक्लूजन इज डाइपोल एंटीना इज nothing but it's a modified version of open circuited transmission line. Second thing, dipole antenna is the example of linear wire antenna because it is made from the transmission line. Third thing is dipole antenna is nothing but it's a balanced structure because it is made from the balanced transmission line. Okay, so this is the conclusion, and last conclusion is कि at the end यहाँ पर देखा होगा कि वैल्यू ऑफ करंट इज 0. In next lecture we will see some another theory of the dipole antenna. Thank you very much.